बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान बाला में पेश किया गया, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में कार्रवाई करके 3 खवारिज को हलाक कर दिया है, जबकि चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चीन ने पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा $2 अरब की जो अदायगी थी उसमें मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। इससे क्या पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ेंगे? पढ़ने तो चाहिए और लेकिन ये ज़ाहिर कोई तवीलुल मुद्दती प्लानिंग तो ये नहीं है जी। हमें तो ये कर्ज़ों के जाल से और मैं आपको बताऊं ये दुनिया के सामने हमारे सामने ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कर्ज़ों की दलदल से आज़ादी हासिल की है और ये मतलब इससे निकलना चाहिए। मैं बार बार बात वही करता हूँ और ये कि जो मईशत के साथ फिर ये सिक्योरिटी के जो मामलात हैं और उसमें तो जहन अटका हुआ है कि ये इतनी दहशत गर्दी जो बड़ी है हार्डकोर टेररिज्म, तो इसके ऊपर एक तवज्जो देनी चाहिए। और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक जंगें और बेचैनी और हिजान का शिकार और लोगों के लीगल स्टेटस ख़त्म हो रहे हैं अमेरिका में। यानी वो लोग जो और ये अब जो ये वेव है ये आ रही है अब तेज़ी के साथ यूरोप की तरफ भी। यूरोप में भी बहुत कभी यूरोप तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कभी कि ऐसा भी होगा कि वो अमेरिका, यानी हम जब बात करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़, हम बात करते हैं मगरबी ममालिक, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यूरोप और अमेरिका को अलग करके हम बात करेंगे। हमेशा ज़हन में आता है कि एक ही बात है ना यार, अमेरिका है, यूरोप है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, मतलब एक ही बिल्कुल। ये जो जिस तरह ये डिवीज़न हो गई है दरमियान में, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अच्छा, इस पर बाद में पहले भी बात करता रहा हूँ, इस पर आगे किसी वक्त ज़रा इसके जो असरात आएंगे उससे हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि 2 जो हैं ऑर्डर्स उन्होंने कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए हैं और उनके असरात मईशत पे क्या होते हैं। ज़ाहिर है कि एक जदीदियत आ गई है। मैं हमेशा कहता हूँ 1945 में जो था सिलसिला वो 2025 में तो नहीं, कई साल पहले ही जो हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या इसको 5th कह लें या जो भी कहें, तो उसके दौरान ये मईशत भी तब्दील हो गई है। और आज से 100 साल पहले जो है या 150 साल पहले लोग किस तरह की करेंसी इस्तेमाल किया करते थे, या 200 साल 250 साल पहले तो लोग करेंसी शायद होती नहीं थी। वो ये होता था कि अच्छा जी किसी को गंदम दे दिया तो गंदम के बदले चावल ले लिए, तो चावल के बदले गन्ना ले लिया, तो इस तरह करके होता था आपस में। या फिर ये है कि उसके बाद फिर ये अशरफियाँ और सिक्के और ये सारे आने शुरू हुए और फिर उसके बाद करेंसी आ गई। फिर करेंसी आई तो उसको डॉलर के साथ, उसको सोने के साथ लिंक कर दिया गया। सिक्के भी सोने के होते थे, अशरफियाँ और या चांदी के होते थे। और फिर उसके बाद ये प्लास्टिक हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। हमारे पास ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ये सारे आ गए और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। और चंद सालों के बाद जो है वो किस रुख पे जाएगी दुनिया की का जो लेन देन है पूरी दुनिया का, वो किस रुख पे जाएगा, पहले बहुत तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ, एक पूरा हम प्रोग्राम कर चुके हैं इस पर। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये बताऊँ कि अमेरिका ने, ज़ाहिर है कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर, और वो एक फ़ैसला करती है तो उसके असरात सारी दुनिया पे मुरतब होते हैं और दूसरे मुल्क भी फिर अकॉर्डिंगली तैयार होते हैं उसके लिए। तो ये जो वाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक उनकी जो क्रिप्टो समिट से एक उन्होंने ख़िताब किया, उसमें मौजूद थे और उसमें उनके साथ जो है वो जो क्रिप्टो ज़ार्स हैं बहुत सारे वो थे, डेविड सैक्स भी थे उसमें, बाकी लोग भी थे। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तारीख़ी ऐलान किया। तारीख़ी ऐलान ये उन्होंने किया कि जो बिटकॉइन है वो अब उनके स्ट्रेटजिक रिज़र्व का हिस्सा है। मैं अगर ये 5th हम दिखा सकें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिज़र्व एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल,
यानी जैसे सोना है या जैसे डॉलर्स रखे हैं या पेट्रोलियम को, उस तरह से अब बिटकॉइन जो है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने अपनी रिज़र्व करेंसी अमेरिका ने बनाने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद फिर अगर हम फोर्थ देखें तो फैक्ट शीट फिर उन्होंने डिटेल बताया कि ये जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व है ये कैसे काम करेगा, कैसे होगा, ये पूरा जो ये एक दिन पहले किया था, बहरहाल उसकी बाद में फिर वो उसका जो प्रोग्राम था वो कल हुआ। लेकिन बात सारी ये है कि अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर तारीफ भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले एक ज़माने में इसको स्कैम भी कहा था। और ये ज़हन में रखें कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बड़े बड़े जराइम भी हुए हैं, धोखेबाजियाँ भी दुनिया में हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों तो बहुत सोच समझ के और तरीके के साथ वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएं। लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होता तो वो फिर गड़बड़, उनके साथ फ्रॉड भी होता है और बहुत सारे मामला होते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। लेकिन ये कि बिटकॉइन जो है ये पहली क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में जो हमारे सामने आई थी। 2007 में इसका वाइट पेपर तैयार हुआ था और ये जो है ये सतोशी निकोमोतो ये एक किरदार है जिन्होंने इसका वाइट पेपर लिखा था। और ये कौन है कौन नहीं है ये तस्वीर तो ऐसे ही आ रही है सामने, असल में ये पता नहीं चल सका। मुख्तलिफ शख्सियात अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो ये हैं। ये एक साहब की तस्वीर है, लेकिन मैं फिर अपने प्रोडक्शन टीम से बता रहा हूँ कि ये नहीं है। ये जो है ये कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्लेम करते रहे हैं कि हम सतोशी निकोमोतो हैं, लेकिन असल से जो सतोशी निकोमोतो हैं वो कभी सामने नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला वो कौन है। और ये भी तय हुआ, यानी जिस आदमी ने बिटकॉइन का पेपर लिखा और उसके बाद अगले साल bitcoin.org के नाम से वो वेब में कंप्लीट इसके डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। तो वो ये हुआ था कि bitcoin.org के नाम से उन्होंने एक वेबसाइट ले ली, फिर उसके ऊपर पेपर्स डाले, उसका कोड डाला और फिर उसके बाद 2009 में वो लेकर आ गए। अब ये एक बंदा था या ये एक ग्रुप था लोगों का, ये आज तक हमें नहीं पता चला, कि दुनिया को पता नहीं कि ये जो साहब हैं ये कौन है। इनके बारे में बहरहाल मतलब ये कहा जाता है कि कोई मतलब 37 साल इनकी उम्र है और ये जो है ये इनके नाम से तो ये लगता है कि ये जापान से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये इनकी जब गुफ्तगू होती है किसी, जब ये शुरू में कम्युनिटी में थे, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुई तो उससे अंदाज़ा होता था कि इंग्लिश जो है अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट है, तो ये जो है ये जापानीज़ नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ बातें में 2010 में ये गायब हो गए और इन्होंने फिर कम्युनिटी के एक और शख्स से कहा कि तुम इससे कंट्रोल करो, और फिर वो 2-3 साल बाद वो भी पीछे हट गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो बड़े अच्छे, और फिर उसके बाद ये बिटकॉइन जो है ये आगे चल पड़ा। तो बिटकॉइन जो है ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी और P2P यानी पीयर टू पीयर, यानी मैं अगर हूँ और एक और साहब हैं कोई, और हम 2 ही लोग हैं दुनिया में फ़र्ज़ करें, और जो है वो 1000 रुपये है टोटल, तो 2 लोगों के दरमियान उसकी लेन देन कैसे होगी? इसको बुनियादी तौर पे समझा जाए तो पीयर टू पीयर 2 लोगों के दरमियान कैसे होगी? मतलब है कि वो पहले से आप शुरू करें, 0 डे से शुरू करें तो लेन देन हो रही है 2 लोगों के दरमियान, 0 डे से आप शुरू कर दें तो 1000 रुपये, तो 700 300 ऐसे ही होगा ना, 500 टोटल अमाउंट वही है। तो उसका एक रिकॉर्ड बनता रहेगा, वो 2 लोग आपस में कर रहे हैं, तो वो पूरा जो है वो एक उसमें लेजर का रिकॉर्ड बनता रहता है। और पीयर टू पीयर यानी अब ये पीयर टू पीयर को आप जो है ये बढ़ा दें और समझें कि ये जो है इसकी अमाउंट एक ही है, यानी बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन से ज़्यादा हो नहीं सकते। उनकी जो फिक्स तादाद है वो बिटकॉइन की 21 मिलियन ही है, इससे ज़्यादा एक बिटकॉइन दुनिया में हो नहीं सकते। एक जगह लॉक है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने जो है वो इतने मिलियन 23 मिलियन बिटकॉइन है मेरे पास, हो ही नहीं सकता। उसकी एक जगह लॉक है, उतने ही बिटकॉइन है और वो पीयर टू पीयर लोगों के दरमियान घूम रहे हैं। और
उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है इसकी जो आप समझें कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये है वो एप्लीकेशन जो है पीयर टू पीयर चल रही है, तो वो एप्लीकेशन जो है उसमें ज़ाहिर है कि डिसेंट्रलाइज है। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डिजिटल करेंसी है, दूसरा ये कि ये जो है ये डिसेंट्रलाइज है, यानी किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कोई सेंट्रल बैंक इसको नहीं देख रहा, ये आपस में दो लोग। अच्छा, डिजिटल से मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये व्हाट्सएप का मैसेज जाता है, या जैसे ईमेल जाती है, या जैसे एसएमएस जाता है, ये इसी तरह से करेंसी है। यानी करेंसी जो है ये तवील पासवर्ड की शक्ल में है, यानी बिटकॉइन को सिक्का नहीं है, एक लंबा सा पासवर्ड है या जो भी सिंबल्स हैं या पासवर्ड है जो भी है, तो उसमें जो है ये है बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन ये सिक्का जो हमें नज़र आता है ना, ये हम व्हाट्सएप का ये जैसे हमें नज़र आ रहा है, ये ऐसे नहीं होता। बिटकॉइन जो है ये कोड है, पासवर्ड है, कोड है, बिल्कुल वैसे जैसे एसएमएस के हमें नज़र तो उसमें हमें मैसेज आता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके बिट्स काम कर रहे होते हैं और वो सारे, मैं बहरहाल उस डिटेल में जाए बगैर। तो अब इशू ये है कि इसके ऊपर एक तनकीद भी होती है कि भाई ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इसमें कोई सर्विस लाइन भी नहीं है, बैंक की कस्टमर सर्विस आपका जो है वो अकाउंट का नंबर हमें बता दें तो बिटकॉइन, इसकी कोई कस्टमर सर्विस भी नहीं होती। और ये ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन जो है वो है, ब्लॉकचेन पे और भी हैं बहुत सारी, इथेरियम भी है और ये मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं और बहुत कुछ है, वो वेब3 से फिर लिंक हो जाता है। लेकिन जो मेन है वो बहरहाल जो पायनियर है वो बिटकॉइन वाले ही हैं। अब इसमें जो है उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व इसको बना दिया अपना। तो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाने के बाद अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेगी कि भाई बिटकॉइन जो है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि क्या बिटकॉइन अगर रिज़र्व उनकी करेंसी बन गई है, स्ट्रेटेजिक करेंसी, तो इसके नतीजे में डॉलर के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, जो वो अपनी करेंसी को क्रिप्टो की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हवाई है, ये जो है ये हवाई से मुराद ये कि है भी, लेकिन आपको उस वक्त मिलेगी जब आप उसको फ़रोख्त करेंगे। यानी मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी मैं एक बात कह चुका हूँ ना कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, मतलब एक बात है कि बहुत दफ़ा हम कहते हैं यार ये अरब खरबपति है, मैंने उस दिन भी बात की थी, तो अरब खरबपति है तो कैसे है भाई कि इसके पास 5 गाड़ियाँ हैं और इसके पास जो है 10 घर हैं और इसके पास जो है एक इतने बड़े इसके पास लॉन्स हैं और फलां और ढिमाकना। लेकिन वो सारे जो हैं वो पता चला कि वो बिकेंगे तो पता चलेगा ना कि उसके असासे कितने हैं। हम कहते हैं वो अरबपति आदमी है, लेकिन उसके वो बिकेंगे, उसके घर तो हमें कॉस्ट पता चलेगा ना। असल तो पैसे वो हैं जो या तो उसके हाथ में है, भाई बैंक तक का पता नहीं उसके हाथ में, या ये है कि गोल्ड या ऐसा जो कि फौरी तौर पे बैंक से वो निकाल सके। तो ये इसी तरह से जो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन जब फ़रोख्त होंगे तो उनकी कॉस्ट पता चलेगी। आप उसको एज अ सेविंग अपने पास रिज़र्व रख सकते हैं, आप ख़रीद लें और फिर देखेंगे इसकी कीमत कहाँ पे जा रही है एक बिटकॉइन की, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी, लेकिन बुनियादी तौर पे तो ऊपर ही गई है ना। इतने सालों में जब से आया है तो बिटकॉइन तो ऊपर ही गया है सारा। जिन्होंने शुरू में ख़रीद लिया था 2014 में, 15 में, 16 में, उसके बाद तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन बहरहाल एक इसका जो है वो इसकी कीमत बढ़ी ही है और अब ज़्यादा बढ़नी चाहिए क्योंकि अमेरिका के रिजर्व में आ गया। और इससे आपको अंदाज़ा भी हो रहा है कि दुनिया जो है वो आगे किस तरह से जा रही है कि डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। डिजिटल करेंसी अलग है, यानी डिजिटल डॉलर या डिजिटल रुपया कल को आता है, वो अलग है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये बिल्कुल अलग है। और अगर डिजिटल रुपया या डिजिटल डॉलर और वो सारे आते हैं तो यकीनन उनको तो बैंक से डील करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो है ये सेंट्रल बैंक्स के अंडर में नहीं आता। अच्छा, अब तो ये तो थोड़ी सी बुनियादी सी बात हो गई। अब इसमें यह है कि ये अब इसके ऊपर यूरोप किस तरह से रिएक्ट करेगा, बाकी जो एशिया है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से रशिया को कोई यूरोप और एशिया के दरमियान में ही रखें क्योंकि यूरेशिया है, ठीक है ना। मैं तो उसको यूरेशिया ही हमेशा कहता रहूँ कि यूरोप जो है उसका तो पता नहीं कि रशिया उसका हिस्सा है कि नहीं, उरल पहाड़ों के उधर क्या है और इधर क्या है। बहरहाल
तो अब ये है कि अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो बड़ी एक अहम बात है वो ये है कि बरतानिया में एक बड़ा कंसर्न पैदा हुआ है जो कभी मेरा ख्याल, अच्छा बिटकॉइन को जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया बिटकॉइन की कीमत गिर गई मजीद, वो 86,000 से 6, अगर हम कोट करें ना यहाँ पे स्लाइड, तो बिटकॉइन को जैसे ही उन्होंने अपना अनाउंस किया है तो उसके साथ ही वो $86,000 से गिर गए 3.52, ये 6 स्लाइड हम कोट कर रहे हैं। और फिर फोर्ब्स ने इसके ऊपर ये भी लिखा कि द मोमेंट वी रिक्लेम्ड अवर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप। अच्छा गिर गए अब बिटकॉइन साथ ही, अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये बहरहाल ऊपर नीचे होता रहता है। तो लेकिन असल बात ये है कि उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में आ गया। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रम्प्स बिटकॉइन रिजर्व डिसअपॉइंट्स मार्केट वेज ऑन क्रिप्टो। अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो के को लोग बहुत इजी नहीं लेते, वो कहते हैं यार अच्छा एक और पासवर्ड है, मतलब फ़ोन पे है या जहाँ पर भी है, तो वो जो है वो तो मेरे ही जो है वो डिजिटल जो वैले उसके अंदर मौजूद है और वो पासवर्ड की शक्ल में बिटकॉइन है और वो मतलब बस है, मेरी सेविंग है। अच्छा एनीवे, और आगे जाके ये क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि अब वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, तो फिर क्रिप्टो का भी जो सारा सिलसिला है, ये जो हम वेब 2 पे कर रहे हैं, ये वेब 3 आने के बाद शायद वो आगे हमें इन्हांस, उसकी सिक्योरिटी भी इन्हांस करनी पड़ेगी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है तो उसके नतीजे में तो फ़ौरन उसको क्रैक करेंगे उनके कोड्स को। तो ये बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में इस टेक के लेवल, उसको छोड़ें। लेकिन मैं आता हूँ, ये जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो बरतानिया है उसमें ये बड़ा संजीदा कंसर्न्स पैदा हुए हैं कि क्या बरतानिया को अपना न्यूक्लियर सिस्टम बनाना चाहिए। यानी बरतानिया एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन बरतानिया का जितना न्यूक्लियर का जो सिस्टम है, ये जब ये क्यूबेक एक एग्रीमेंट हुआ था, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो पहले था ना 43 वाला, जिसमें ये सारा न्यूक्लियर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए, लेकिन उसके बाद एक क्यूबेक एग्रीमेंट हो गया था। उसमें ये था कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के दरमियान ये तय पाया था कि अमेरिका में ही बहुत सारा न्यूक्लियर तैयार होगा और वो फिर बरतानिया वहाँ से लिया करेगा। तो बरतानिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फ्रांस के नहीं, फ्रांस के पास तो अपना न्यूक्लियर का पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपना है, लेकिन जो बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर का, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। यानी बरतानी वज़ीर आज़म ये कह तो सकते हैं कि मैं न्यूक्लियर फायर कर रहा हूँ, बटन तो उनके पास है, लेकिन यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, सबमरीन्स का, मिसाइल्स का, आगे के, वो सारा का सारा मेड इन अमेरिका है, वो मेड इन यूके नहीं है। ये ऐसा कभी तसव्वुर भी नहीं हुआ था ना कि बरतानिया कोई अमेरिका से हट के, और ये उनकी जो एक बड़ा जो ट्राइडेंट मिसाइल उनका ये सबमरीन्स हैं, ट्राइडेंट सबमरीन्स, तो उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ा काम भी किया और वो बड़े अच्छे भी हैं। अगर 4 स्लाइड देखें, ये पेलोड के साथ इनके मिसाइल सिस्टम है, ये सबमरीन्स से, और बड़ा जदीद सिस्टम है सारा। और ये जो है ये मिसाइल्स, ये जहाज़ों से भी, सबमरीन से भी बड़ा जदीद सिस्टम है, लेकिन सारा का सारा जो है ये सिस्टम ये भी अमेरिका में ही बन रहा है। अब इशू ये है कि ये कंसर्न बरतानिया में पैदा होना शुरू हो गए हैं कि क्या हम अमेरिका के ऊपर, ये जो हमारे न्यूक्लियर है ये हमारा है कि अमेरिका का है, मतलब ये हम, क्योंकि सारा जो इसका ढांचा तो अमेरिका ने तैयार किया हो, ये बरतानिया के अंदर ये कंसर्न्स पैदा हुए हैं। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से उनके अंदर ये ख्यालात वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। और पहले मुख्तलिफ बयानात उनके लोगों ने दिए मुख्तलिफ जगहों पे, उनके जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं या जो न्यूक्लियर उनके आर्म्स को देखते हैं, उनके लोग जो उन्होंने ये बात की सारी, लेकिन ये है कि अब एक प्रॉपर कंसर्न की सूरत में वो चीज़ सामने आ गई है। पिछले साल जो उन्होंने फायर किया था अपना ये ट्राइडेंट मिसाइल टेस्ट, तो ये फेल हो गया था। ये $3 बिलियन पर ईयर के हिसाब से बरतानिया अमेरिका को दे रहा है, और वहाँ से अमेरिका से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे न्यूक्लियर के जो कंपोनेंट्स हैं, सारा अमेरिका से बन के बरतानिया आ रहा है।
और ये जो लास्ट ईयर फेल हो गया था, तो ये मैं 10th स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ गार्डियन की। ये ट्रीटेड मिसाइल टेस्ट फेलियर रेजेस क्वेश्चंस अबाउट यूके न्यूक्लियर डेटरेंट, कि भाई वहाँ से आ रहा है सारा, तो ये अब कैसे होगा, मतलब वहाँ से, मतलब अमेरिका से आ रहा है यहाँ पे, और एम्बेरसमेंट हो रही है कि टेस्ट किया और उसके बाद बहुत सारे लोग थे, और लेकिन उसके बाद वो ख़राब हो गया। लेकिन आज जो गार्डियन ने एक स्टोरी की है, वो मेरे ख्याल से बड़ी कंसर्निंग स्टोरी है। और आज गार्डियन की स्टोरी जो है वो 9th स्लाइड, वो कहते हैं कि यूएस सपोर्ट टू मेंटेन यूकेज न्यूक्लियर आर्सनल इज इन डाउट, एक्सपर्ट सेज। अब ये जो है ये बहुत ही एक अजब स्टोरी है, ये हिस्टोरिकल स्टोरी है ये, कि अमेरिका की जो सपोर्ट है यूके के न्यूक्लियर आर्सेनल को, अब वो जो है वो परेशानी का एक मामला है कि भाई अगर ये ताल्लुकात, अगर बरतानिया कहता है कि जी हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है सारा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि और फिर बड़े मुआहदे हुए, ये तो क्यूबेक एग्रीमेंट के बाद 1952 में एग्रीमेंट्स हुए, फिर हर चंद सालों के बाद उसकी तजदीद होती रही कि भाई ये सारे जो वेपन्स हैं जितने भी हैं, ये इनकी डिज़ाइनिंग, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी रिसर्च, जो भी रिलेटेड, वो सारा का सारा अमेरिका से आया करेगा। तो पहली दफ़ा बरतानिया में ये कंसर्न्स पैदा हुए हैं, जो स्टोरी है गार्डियन की, कि अगर हम इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला करना चाहें अपने न्यूक्लियर का, क्योंकि उधर से बात हो रही है ना यूरोप से कि अम्ब्रेला प्रोवाइड करें, ये करें, वो करें, तो हम फायर तो कर देंगे न्यूक्लियर, लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर रशिया के साथ कभी कोई ऐसा मामला हुआ, कभी कोई जंग छिड़ गई न्यूक्लियर, तो हम तो फायर कर देंगे। लोग तो कहेंगे बरतानिया का है, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा है पूरा का पूरा, वो अमेरिका का है। तो वो एक अजीब, इस स्टोरी को पढ़ें आज तो इसमें बहुत सारे उनके जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, फॉर्मर, और उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अब हम इसको कैसे इसको चेंज करें, इसका पूरा न्यूक्लियर का ढांचा कैसे चेंज करें, इसको फ्रांस की तरफ ले जाएं, क्या हम फ्रांस पे डिपेंड कर सकते हैं, फिर वो फ्रांस का तो अपना सिस्टम, अपनी मईशत, अपनी सिक्योरिटी, अपने ऊपर इन्हिसार, अमेरिका फर्स्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो मेक ब्रिटेन ग्रेट अगेन होगा, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन होगा। मीगा तो कहा भी था प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसी तरह से मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन होगा। आपके कोई दोस्त, कोई हमदर्द, कोई ओस पड़ोस के लोग, कोई पुराने 80-80 साल के इत्यादी, वो आप अपने पैरों पे खड़ा होगा, मुल्क तो खड़ा होगा। आप भूल जाए इस बात को कि उसने कर्जा दिया तो वो बरादर मुल्क है, तो सब बरादर मुल्क हैं दुनिया में, ग्लोबल विलेज में रहते हैं, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े होंगे बहैसियत कौम, तो आप कहेंगे कि भाई ये हमारी चीज़ है। अब वो चीन का कर्जा, उसके कर्जे, IMF के कर्जे, बड़ी अच्छी खबरें हैं, लेकिन यह है कि जब मैंने आपसे कहा ना कि जितनी जल्दी इस जो होता है ना, वो जो मकड़ी का जाला होता है, उससे निकले, उतने जल्दी बेहतर है। जब बरतानिया और अमेरिका एक दूसरे पे न्यूक्लियर के हवाले से एतबार नहीं कर रहे, तो एक तो ये जो है, अच्छा ये फिर इकोनॉमिस्ट का एक और आर्टिकल भी मैं सजेस्ट करूंगा, इसको जो मजीद कोई स्टडी करना चाहे, 11th स्लाइड, कि डज ब्रिटेन्स न्यूक्लियर डेटरेंट हैव अ ट्रम्प शेप प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस हो रही है, और ये फरवरी के अंदर 27 फरवरी को उनका आर्टिकल आया है, और ये बड़ा कंसर्निंग है कि बरतानिया जो है वो ये सोच रहा है कि क्या हमारा न्यूक्लियर जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारा है भी या नहीं है, और क्या हमें प्रेसिडेंट ट्रंप, कितना इसमें ऐसा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप एन वक्त पे हम सोचें कि हम अब फायर करना है हमने वेपन, इंटेलिजेंस कवर ख़त्म है, ये ख़त्म है, वो ख़त्म है, इवन देन तो पता चले कि हमारा न्यूक्लियर तो अमेरिका के कंट्रोल में है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंसर्न वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो तो अब ये मसला खरा, इसी दौरान भरपूर लड़ाई हो रही है इस वक्त, और ब्लैक सी का जो बड़ा इलाका है, वो बहुत बड़ा इलाका जो है ब्लैक सी का, वो निकल गया है तेज़ी के साथ। और मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं दोबारा ही बात दोहरा रहा हूँ, अगर हम ये दिखा सकें, जो 5th है गालिबन स्लाइड, 5th स्लाइड हम दिखा सकें, तो उसमें जो बहर अस्वद के, क्योंकि ये ब्लैक सी पे जो पोर्ट्स हैं सारी यूक्रेन की, जो कि बड़ी अहम है, क्योंकि ये वही जगह है ना जिसको हम, जहाँ से हम कहते थे कि ये जो है ये बास्केट है, ब्रेड बास्केट है दुनिया की, और यहीं से सारा
जो अनाज जाता है और ये निकलता है वो निकलता है, तो वो तभी निकलता है ना जब उनकी बंदरगाहें उनके पास होंगी। तो तेज़ी के साथ पहले तो ये ज़ाहिर है कि सेवस्तोपोल निकल गया था क्योंकि वो तो क्रीमिया में था, और अब उनके एक एक करके ये खिरसों और उसके बाद फिर जो है वो मेलिटोपोल और फिर मेरियोपोल और फिर ये सारी जो बंदरगाहें हैं वो अब ये ओडेसा रह गई, और मेरे ख्याल से ये आखिरी है, उसके बाद ये मोल्दोवा तक पहुंच जाएंगे। तो ये बिल्कुल जो है ये आप नीचे समझेंगे ब्लैक सी उनके पास से तेज़ी के साथ यूक्रेन के पास से निकल रहा है। तो एक तरह से यूक्रेन जो है ये मतलब है मतलब ये स्ट्रेटेजिक इनका यही है ना कि आप ब्लैक सी तक आपकी एक्सेस है, तो ब्लैक सी पे अगर तेज़ी के साथ रशिया आ रहा है तो फिर ये और हथियार भी डालते जा रहे हैं। और जाहिर है कि परसों यानी पीर के रोज़ कल रात को ज़ेलेंस्की पहुंच जाएंगे गालिबन सऊदी अरेबिया, और कल रात को या परसों अर्ली मॉर्निंग से अंदर, और परसों उनकी मुलाकात जो है पीर के रोज़ वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से और वज़ीर आज़म भी जो है वो सऊदी अरेबिया की वहाँ से शुरू हो जाएगी। 2 दिन उनका क़याम होगा गालिबन, और फिर उसके साथ ही मार्को रूबियो और स्टीव विस्कॉफ और बाकी जो शख्सियात हैं उनकी माइक वॉल्स जो उनके NSA हैं वो सारे पहुँच जाएंगे। और यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरात अब सऊदी अरेबिया में होंगे, इसमें से यूरोप को आउट कर दिया गया है। यूरोप को टोटली मुकम्मल तौर पे यूरोप को इसमें से बाहर कर दिया गया है। अब यूरोप जो है, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये तसव्वुर भी नहीं यूरोप कर सकता था कि यूक्रेन का मामला अब सऊदी अरब में तय होगा। तय ही नहीं होगा कि ना स्विट्ज़रलैंड में तय होगा, ना पेरिस में तय होगा, ना ब्रसल्स में तय होगा, ना लंदन में तय होगा, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अमेरिका कह रहा है आपका ताल्लुक है साइड पे जाएं। ये हमारी और रशिया की ये वही बात है जो कि पुतिन हमेशा कहते रहे कि ये यूरोप का इशू नहीं है, ये मुझसे बाइडेन बात करेंगे प्रॉक्सी वॉर हो रही है। तो प्रॉक्सी वॉर फिर इसी तरह ख़त्म होगी ना कि जब 2 चौधरी बैठेंगे, मिलेंगे दुनिया के 2 चौधरी, तो वही तय करेंगे ना कि क्या मामला है। बाकी तो छोटे मोटे वो जो होते हैं साथ वो तो वो उनको सारों को साइड पे करके, और ये जो अक़वाम है ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी हिस्ट्री रही है, पूरी तारीख़ रही है। यूरोप देखिए ना, मैं हमेशा कहता था कि वो अलग आपको फील अलग आती है, उनकी ज़ुबान अलग, ज़बरदस्त कल्चर है। आप फ्रांस में जाएँ, फ्रांस खूबसूरत मुल्क, अलग कल्चर। जर्मनी जाएँ बिल्कुल अलग। आप डेनमार्क जाएँ अलग दुनिया है, अलग उनका कल्चर है। आप बरतानिया आए बिल्कुल अलग हिस्ट्री है। और तो बात ये सारी कि अब वो एक गैर फितरी सा EU बना के और वो 800 बिलियन की डिफेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करें, उन्होंने जनाब अमेरिकन ने निकाल के यहाँ पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे बुला लिया इनको ज़ेलेंस्की को, लेकिन यहाँ पर मशरिक़ी वस्ता में या मगरबी एशिया में गैर मुतवक्के तौर पे हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ सुधर गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं। वो जो ख़त था ट्रंप का, उसके बारे में अमेरिकन यहाँ से तो कह दिया गया ईरान की तरफ से कि भाई वो जो है वो हम उसको अभी प्रेशर के अंदर हम नहीं लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया अभी ट्रंप ने लिखा है, अभी भेजा नहीं। अभी लिखा है उनके नाम, भेजा नहीं, अभी लिखा है भेजा नहीं, ये क्या चक्कर है। और हालात कहाँ ख़राब हो रहे हैं मशरिक़ी वस्ता में अचानक गैर मुतवक्का तौर पर। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में भी आज कार्रवाई करके 3 ख़वारिज को हलाक कर दिया है। वो भी हुआ है, अटैक्स भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी, सिविलियंस पे भी, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। लेकिन ये जो मामला है ना, ये एक मतलब इसको सिर्फ टेररिज्म, एक ग्रुप टेररिज्म कर रहा है, ये टेररिज्म नहीं, ये बहुत सारे ग्रुप्स का लगता है मर्जर है आपस में। और वो जो है वो ये बात भी कि वो हाईली ट्रेंड, मैंने कहा ना इसमें जो सुसाइड बॉम्बर्स का आना है ना, वो एक नया इसमें रुख इख्तियार कर। पहले तो ये था कि फायरिंग की, भाग गए, चले गए, हमला हुआ। ये सुसाइड बॉम्बर्स का आना इसमें एक नया ख़तरनाक पहलू है। और ये कि क्या उनके पास गैर मुल्की वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, क्या है उनका कोई सिलसिला कहीं रुकेगा, वो तो बहुत वेपन्स होंगे, क्या उनकी तादाद है, कितने वेपन्स हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका जब कह रहा है कि अफ़गान को लेकर भी नहीं जाना यहाँ से, तो वो फिर यहाँ पे रहेंगे। ये वो लोग हैं, यानी देखें ना, वो लोग जिनको वो छोड़ के चले गए, तो तालिबान तो आइडियली उनके पीछे जब उनको जाना चाहिए, तो क्या ये भी उनके साथ मिल गए हैं। मतलब एक क्योटिक सिनेरियो है इस वक्त ये हमारे काफ़ी इलाकों में। और उस वक्त तक जब तक इसको आराम से
पूरी इंटेलिजेंस के साथ, और दुनिया को भी, इलाके के अंदर भी ममालिक को इत्मीनान में लें, अपने लोगों को भी इत्मीनान में लें, जहाँ पे डायलॉग होना है डायलॉग करें, देखें इसको पूरा और ये एक सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, हार्डकोर टेररिज्म हो रहा है ये, तो इसको देखना है कि ये किस तरफ हमने आगे कैसे जाना है। और जाहिर है कि इसमें बॉर्डर्स के जब पार से मामलात हो रहे हैं तो ये तो फिर सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, फिर तो रीजनल इशू बन रहा है ये। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दो तीन वाक़यात और हैं। एक तो ये है कि इंडिया जो है वो एक अजीब सूरत हाल से दो चार हो गया, और ये जो दो चार हुआ है वो उसके अपने सबसे बड़े इत्तेहादी, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी अमेरिका की तरफ से हुआ है। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने टैरिफ्स कम कर दिए अपने, वो आमादा हो गए और वो टैरिफ्स हमने कम कर रहे हैं। अब टैरिफ्स कम करने के नतीजे में क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर तो ज़रा एक आध दिन में तफसीली बात कर लेंगे, कोई आइडिया हो कि इनके पास से क्या इनके लोग, मतलब अजीब सी बात है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ्स ख़त्म करने पे आमादा हो गए, ये कम करने पे आमादा हो गए इंडियंस, कैसे, ये तो फिर बहुत ही घाटे का सौदा होगा इंडिया के लिए। लेकिन दूसरी जो बात है वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से हुई है। उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुतनिक, उन्होंने एक बात कर दी है भारत से। अच्छा, भारत से बात कर दी है तो कर दी है, मतलब दैट्स इट। उन्होंने कहा है कि रशिया से असला खरीदना बंद करें। ठीक है, रशिया से असला खरीदना भारत बंद करे। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इंडिया टुडे 21 स्लाइड, एक्सक्लूसिव स्टोरी, डिच रशिया बाय यूएस आर्म्स, ट्रम्प्स की मैन पिचेस बेनिफिट टू इंडिया। कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई कि आप जो है वो रशिया से अब असला ख़रीदें, आपने असला हमसे ही लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये SU 57 कॉपरेशन की बात हो चुकी है रशिया के साथ इंडिया की, उनके साथ F-35 की बात हो चुकी है, फ्रांस के साथ वो राफेल और स्कॉर्पिन जो है उनकी बात हो चुकी है। अच्छा, वो तो लंबे ही गए, वो फ्रांस में तो जो सिनेरियो भी इस वक्त है वो तो, बल्कि जर्मन और फ्रांस के दरमियान आपस में बात हो रही है कि ये क्या हम बाहर के मुल्कों को भी दें, रोक लें रशिया के साथ मसला, तो वो तो डील मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये जो बात आई है, और ये जो बात है ये कि जी आपने असला नहीं लेना, और रॉयटर्स इसको इस तरह से कोट कर रहा है 23rd, US pushes India to lower tariffs and buy more defense products for fair new deal, मजीद असला हमसे ही खरीदो। अच्छा, अब ये जो है, ये मैंने आपसे बात की ना कि ये अब एक अजीब सा मामला है कि इसमें अगर वो, यानी एक तो पहले ही डील करके आए हैं F-35, मेरा उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय होती है, थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ा है वो ये है कि भाई, और समझा इस F-35 बस एक, मतलब पता नहीं कैसे वो ये साइन करके आ गए, F-35 तय करके आ गए कि जी हम F-35 लेंगे आपसे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो कह रहे हैं कि अब आप F-35 ही लेंगे और मजीद लेंगे, F-35 ही लेंगे और मजीद लेंगे और रशिया से नहीं लेंगे। और साथ ही ये है कि उन्होंने भी कह दिया कि ये जो है ये टैरिफ्स की उन्होंने भी बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स को अगर देखें तो वही कह रहे हैं कि टैरिफ्स कम करें। अच्छा, ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ्स कम हो गए, ट्रम्प कह रहे हैं कि इधर हिंदू कोट करें अगर 20th, तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो एग्री कर गए टैरिफ वेट डाउन करने में। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि वो जो है वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि लो करें, अभी कम करें, अब कर गए नहीं किया क्या है। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा जो कंसर्न की, तो टैरिफ का इशू तो अपनी जगह है, असला नहीं ख़रीदना आपने रशिया से, तो रशिया से असला नहीं ख़रीदना तो अमेरिका से मज़ीद असला लेना है। ये भी नहीं वो कह रहे हैं कि हमसे, वो कह रहे हैं फर्दर मज़ीद असला हमसे लें। ठीक है, ये एक नया ये ग्रेट पावर्स गेम जो चल रहा है, इसके अंदर इंडिया कहीं ना कहीं पे ये फैसला करना पड़ेगा, कहीं कभी ना कभी, नहीं फौरन, कि क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो नेतन्याहू के हाथ से निकल गया है अब ये गज़ा प्लान और बाकी सारी चीज़, अभी तक बज़ाहिर जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चाइना, अक्सर यूरोप के ममालिक, रशिया चाइना तो पहले ही थे, OIC,
अरब लीग, सब ने उस प्लान को जो कि गजा पीस प्लान था इजिप्ट का, उसको इंडोर्स कर दिया। और उससे अब उनके नेतन्याहू जो हैं उनके अंदर वो फड़फड़ा रहे हैं कि क्या करें। ये तो हमास, अच्छा कई और ममालिक को भी जाहिर है कि हमास और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत होना तो एक बड़ा अनहोना सा है ना मामला कि हमास की और ये जो गज़ा प्लान है इसके तहत 6 महीने तक तो रहनी है ना एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप या ऐसे लोग जो कि गज़ा के अंदर आके और मामलात को संभालें। लेकिन इस गज़ा प्लान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मुसल्लह गिरोह हैं, हमास का नाम लिए बगैर, मुसल्लह गिरोहों का फैसला भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस जब होगा शुरू, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, उसके दौरान तय होगा मुसल्लह गिरोहों के हवाले से भी। तो वो गज़ा प्लान में कोई हमास के हवाले से एक गुमगू का है मामला, जिसके ऊपर OIC भी एग्री कर गई है, अरब लीग भी कर गई है, और चाइना और अमेरिका ने भी तकरीबन कर लिया है एग्री। और वो भी बात कर रहे हैं उनके साथ कि भाई ऐसा है कि अब इसको, लेकिन अब चूंकि सीज़फायर ख़त्म हुआ तो काफ़ी दिनों के बाद, 50 दिन तकरीबन हो गए हैं लगभग, आज गज़ा पे दोबारा जो है वो उन्होंने स्ट्राइक किए। सीज़फायर एक्सटेंड चूँकि नहीं हुआ, अभी वाजे नहीं, और 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये 19 जनवरी के बाद पहली एयर स्ट्राइक करके उन्होंने तोड़ दिए सीज़फायर अमलन। फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग और बाकी जो मीडिएटर्स हैं वो अभी रिस्ट्रेन का कह रहे हैं कि जवाब ना दें इसका, क्योंकि इमदाद जा रही है अंदर, इमदाद तो जा रही है ना अंदर, और लोग रोज़ा भी खोल रहे हैं और जैसे तैसे करके कुछ ट्रक रुक रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ रमज़ान, तो अभी इसके जवाब ना दें। लेकिन इन्होंने शहीद कर दिए मज़ीद लोग, ये मैंने प्रोवोक कर दिए। अच्छा, दूसरी तरफ से ये मिक्स सिग्नल्स अमेरिका की तरफ से पहले तो आया दोबारा कि ये जो बहुत ट्रम्प साहब ने 2 दिन पहले लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और ये हो जाएगा गज़ा में और आखिरी आदमी नहीं बचेगा और ये वो साथ है, लेकिन स्टीव वित्कॉफ जो है, अब चूंकि सऊदी अरेबिया में यूक्रेन मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो यूक्रेन के मुज़ाकरात हो, जो रशिया और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ईरान डिस्कस हो रहा है, ये ज़हन में रखें। गज़ा भी डिस्कस हो रहा है, ईरान भी डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन भी डिस्कस हो रहा है। ये 3-4 इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं दरमियान में, और उसमें ईरान तो जाहिर है कि वो तो इंडोर, रशिया ने कह भी दिया था कि ईरान डिस्कस हो रहा है, ईरान अमेरिका और रशिया के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें ईरान डिस्कस हो रहा है। सऊदी अरेबिया भी उसमें एक फ़रीक है। अब आप देखें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बेहतर कराने में सऊदी अरेबिया भी रोल प्ले कर रहा है। ये भी एक यानी आप समझें कि एक नई तर्ज पे दुनिया जा रही है। और इसी दौरान ये इंडिया फंस गया है। वो रोज़ ट्रम्प जो बात करते हैं उनको इंडिया याद आता है कि ये टैरिफ, ये वो रोज़ जो जुमले अदा करते हैं, मतलब वो जुमले आप पढ़ें तो आप कहेंगे ये फ़लाँ, और हमसे खा गए, हमें लूट गया, बर्बाद कर दिया, अमेरिका को सारा लूट के खा गया इंडिया, और हमसे असला भी नहीं ले रहा। जो हालात अचानक ख़राब होने शुरू हो गए हैं प्रोग्राम का अख्तिताम करने से पहले, वो ख़राब हो रहे हैं सीरिया के, शाम के, और शाम के जो ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो कि बशारुल असद दौर में उनके बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बशारुल असद के ख़िलाफ़ जब स्टार्ट हुए ना मुजाहरे, एक बड़ी अजब सी बात है, मैं उस ज़माने में वहाँ गया तो मैंने कहा ये मुजाहरे उन इलाकों में हो रहे होंगे जो कि बशारुल असद के ख़िलाफ़, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। पता चला कि जो इलाके उनके सबसे, जहाँ पे उनके चाहने वाले हैं, वहाँ पर हंगामे शुरू हो गए। ये हंगामे शुरू इन्हीं इलाकों से हुए थे। जो सीरियन जो अपराइजिंग या जो भी उसको कहें, वो शुरू इन्हीं इलाकों से हुई थी, जो लैतकिया और तातोरस और हम्मा और ये जो हम, अब इन्हीं इलाकों में जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल साथ हैं, जो इसमें आपको ज़रा ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल आप समझेंगे लेबनान के ऊपर, यहाँ पर जो है वो 500 से ज़्यादा लोग बशारुल असद के हामी और जो अहमद शरा हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और बशारुल असद की जो अपराइजिंग है वहाँ पे, अब तो 500 से ज़्यादा लोग उसमें जाँ बहक हो गए। दोनों तरफ से लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें ज़ाहिर है कि टर्की भी आएगा तो नहीं, मतलब अब वो मतलब फ़ौजी तो नहीं भेजेगा अपनी टर्की, ना अरब ममालिक भेजेंगे, तो ये अहमद शरा अब वहाँ पर उनकी फोर्सेस अगर ये अलावाइट्स हैं वहाँ पे, तो कोशिश ये है कि ये कोई सेक्टेरियन रंग में इख्तियार करे। तो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं दरमियान में, लेकिन ये एक मामला है जो वहाँ पे अचानक बिगड़ गया है। पिछले 2 या 3 रोज़ से सीरिया के अंदर जो है वो फिर दोबारा से एक लड़ाई शुरू हो गई है प्रो असद
और अहमद शराफ की फोर्सेस को दर्ज। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।